आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज आ रही है? जस्ट 2 to 3 मिनट्स और वेट कर रहे हैं। आवाज आ रही है सभी को? एम आई ऑडिबल? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जस्ट 2 to 3 मिनट्स वेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले बाकी के, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। लास्ट सेशन में हम लोगों का एसईओ के बारे में बात चल रही थी। लास्ट सेशन में किसी का कोई डाउट है भाई? जब तक स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं बाकी के, क्या किसी का कोई भी डाउट हो तो क्लियर करवा सकता है? ठीक है, कुछ पूछना है कुछ पूछ लीजिए। किसी का कोई डाउट था क्या भाई लास्ट सेशन में? ओके। सो अगला जो पार्ट है हमारा एसईओ का, ठीक है, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, हम लोगों ने काफी सारी चीजें अभी तक डिस्कस की है। कीवर्ड रिसर्च हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, उसके अलग अलग मेथड समझ लिए हैं। ठीक है। कीवर्ड रिसर्च के बाद जो हम लोगों को बेसिकली एक से जो हम लोगों को अलग अलग जो पोजीशनिंग है कीवर्ड की, वो हम लोगों ने समझी है। ठीक है। कीवर्ड पोजीशनिंग के अलावा टाइटल और डिस्क्रिप्शन का रोल समझा है, H1 हेडिंग का हम लोगों ने रोल समझा है। जितने भी हमारे लेवल्स हैं हेडिंग्स के, उनका हम लोगों ने रोल समझा है अच्छे से। ठीक है। सो आई होप कि इतना सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक में किसी का कोई डाउट नहीं होगा अभी तक। ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने जो है कीवर्ड फ्रीक्वेंसी जैसी टर्म्स पढ़ी थी, जिसके अकॉर्डिंग हमें समझ आता है कि हम लोगों को कितना कितना जो है कीवर्ड का यूज करना है, कीवर्ड वेट कितना होना चाहिए। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, राइट? ठीक है, तो यहाँ तक में आई होप कि किसी का कोई डाउट नहीं होगा। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि ये एक तरीके की जो कीवर्ड पोजीशनिंग है हमारा, जो टॉपिक है कीवर्ड पोजीशनिंग, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, कि हम लोग कीवर्ड कहाँ पर पोजीशन करें।
अपने वेब पेज पर कौन कौन सी हम लोगों के पास ऐसी पोजीशंस है जहां पर हम लोग जो है कीवर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोगों को ऐसा नहीं है कि कीवर्ड स्टफिंग करनी है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि गूगल एल्गोरिथम डजंट अलाउ यू टू डू कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। तो आपको कभी भी कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। सो अभी हम लोग अगर यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे अ, अगर हम लोग यहाँ पे यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, देखिए। जो पहली चीज यूआरएल होता क्या है, ठीक है। यूआरएल का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब कि इंटरनेट पे हर एक पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। ह्यूमन रीडेबल यूनिक एड्रेस होता है, अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ तो, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए इस वेबसाइट पे हमें इस पेज पे विजिट करना है, इस वेबसाइट के भी इस पेज पर, तो हमारा एड्रेस क्या है, ये पूरा का पूरा एक यूआरएल है, ये पूरा का पूरा एक एड्रेस है, ठीक है। तो इंटरनेट पे जितना कोई भी पेज हमें दिखाई देगा तो उसका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा जिसे हम लोग यूआरएल बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा सभी, ठीक है। यूआरएल किसको हम लोग बोल रहे हैं और क्या है यूआरएल, ठीक है। तो यूआरएल के यूआरएल जो है, देखिए अब कोई भी जो क्रॉलर है, मैंने आपको शुरू में बताया था, जो आपका कोई भी सर्च इंजन है वो किस किस तीन फंक्शनैलिटी के थ्रू काम करता है। तो जो सबसे पहला जो फंक्शनैलिटी है वो क्रॉलिंग की है, ठीक है। यानी कि वो क्या करता है, वो डिस्कवर करता है नए नए कंटेंट को इंटरनेट पे। तो अब मैंने एक चीज वहां पर ये भी डिस्कस की थी कि जब आपका कंटेंट डिस्कवर किया जाता है और इंडेक्स करवाया जाता है गूगल के डेटाबेस में, इंडेक्स करवाने के लिए वो कंटेंट को उठा के नहीं लाता, वो आपके जो कंटेंट का जो यूआरएल है, ठीक है, उसको लेकर आता है एज अ कॉपी, ठीक है। तो यूआरएल के थ्रू आपका जो कंटेंट है वो स्टोर किया जाता है इंटरनेट पे। व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पर जो आपका यूआरएल है वो बहुत ही यूनिक है। मतलब एक यूआरएल पे कभी भी दो अलग अलग पेजेस आपको नहीं दिखाई देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि एक यूआरएल पे आपको कभी भी दो या तीन पेजेस नहीं दिखाई देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगला अगर हम लोग पॉइंट बोलें, क्या, एक सेकंड रुकिएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यूआरएल जो है हमारा वो यूनिक है, ठीक है। यूआरएल रोबोट्स को भी समझ आना चाहिए कि यूआरएल में जो लिखा हुआ है उसके बेसिस पे वो जज कर सके कि आपका जो कंटेंट है उस वेब पेज पर वो क्या होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर यूआरएल से जो यूआरएल से क्या समझ आता है कि एक, देखिए हमारे पास दो तरीके का ट्रैफिक है, मैंने आपको पहले ही बोला है। तो एक तो ह्यूमंस को भी वो देख के समझ आना चाहिए कि यूआरएल किस बारे में है। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस यूआरएल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको जो है नोटपैड पे कॉपी करके दिखाऊं आपको, राइट। नोटपैड विजिबल है ना सभी को भाई? नोटपैड विजिबल है सभी को? यस सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने यूआरएल रखा। अब देखिए यहाँ पर क्या समझ आ रहा है, यहाँ पर यूआरएल देख के हमें क्या समझ आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डिजिटल समय, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बात हो रही है और उस एजेंसी का नाम है डिजिटल समय, ठीक है। तो ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि यूआरएल हमें क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे इस तरीके से कर दूं, अगर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, एक सेकेंड, अरे यार, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, करनाल,
अब यहाँ पर ये क्या चीज हमें बता रहा है कि भाई हम लोग जो है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बात कर रहे हैं जो कि करनाल में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से यूआरएल से ही सब कुछ हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो यूआरएल है वो ऐसा होना चाहिए कि उसको देख के ही पता चले कि यूआरएल क्या बोलना चाह रहा है, उसके ऊपर जो कंटेंट रखा होगा उसके अंदर हमें क्या मिलेगा। क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? यस सर। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन में हमारी दो चीजें आती हैं। ठीक है, मैं आपको ये चीज करके भी दिखाऊंगा कि हम लोग यूआरएल को कैसे जो है ऑप्टिमाइज करते हैं। वर्डप्रेस में आपका हो जाता है ऑप्टिमाइज, ठीक है। और जो आपका क्या कहते हैं कस्टम कोडिंग होती है, तो उसमें आपको पेज का नाम जो है उसी हिसाब से रखना होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन की, सो ऑप्टिमाइजिंग योर यूआरएल इज इम्पोर्टेंट फॉर मैक्सिमम एसईओ। मतलब ज्यादा से मैक्सिमम एसईओ के लिए आपका यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है। अब मेजरली जो है यहाँ पर दो पार्ट्स निकल के आते हैं यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन की अगर हम बात करें। सो फर्स्ट पार्ट इज कि यूआरएल का जो एसईओ फ्रेंडलीनेस जिसको हम लोग ऑप्टिमाइजेशन बोल रहे हैं वो एक चीज आती है, और दूसरा आता है यूआरएल का स्ट्रक्चर, कि यूआरएल का स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसा दिखाई दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये चीज आप माइंड में रखेंगे कि हम लोगों को इन दो पार्ट्स पे मेन फोकस करना है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन में अच्छे यूआरएल की लेंथ कितनी होती है, एसईओ फ्रेंडली कैसा होता है यूआरएल। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। ओके, सो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो है लेंथ ऑफ यूआर यूआरएल। मतलब कि जो आपके यूआरएल की लेंथ है वो मतलब कम से कम मतलब 255 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो यूआरएल है वो 255 कैरेक्टर से नीचे का ही होना चाहिए। और जहां पर आपको वर्ड्स को सेपरेट करना है, लेट्स जस्ट टेक आवर प्रीवियस एग्जांपल। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बात करें बेस्ट एंड डिजिटल, within these two words, ठीक है, we have a hyphen here over here। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो हाइफन है, अगर इसकी जगह मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें दो वर्ड्स को सेपरेट करना है अपने यूआरएल के अंदर, सो वी विल यूज दीज काइंड ऑफ हाइफन्स। ठीक है, और आपको कुछ भी दूसरी चीज यहाँ पर यूज नहीं करनी है। इवन आपको ऐसे भी नहीं करना। ठीक है, मतलब अंडरस्कोर भी यूज नहीं करना, आपको स्पेस भी नहीं देना, आपको हाइफन ही देना है। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यहाँ पर सिर्फ मतलब यहाँ पर जो है आपको तीन तरीके के सेपरेटर्स ही मिलेंगे। पहला जो सॉरी चार तरीके के, ये जो है ये एक स्कीम को मतलब आपका जो यूआरएल है वो किस स्कीम के थ्रू रन हो रहा है, मतलब वो सिक्योरली रन हो रहा है या फिर अनसिक्योर्ड रन हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर ये कॉलन यूज हो रहा है। ठीक है, HTTP या HTTPS ये जो है ये स्कीम है। उसके बाद डबल हाइफन, ये बेसिकली डायरेक्टरीज को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये डॉट मतलब यहाँ पर सब डोमेन डोमेन एक्सटेंशन इन को अलग करने के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने बता दिया है कि ये फॉरवर्ड स्लैश जो है ये डायरेक्टरी को अलग करने के लिए यूज किया जाता है, और एक हाइफन का यूज किया जाता है आपके वर्ड्स को अलग करने के लिए। ठीक है, और भी सेपरेटर्स हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क है जैसे। ठीक है, एंड भी यूज किया जाता है। क्वेश्चन मार्क और एंड जो है सर्च जो है हमारा क्वेरी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, आपके पास एक हैश भी यूज होता है। इस तरीके से हैश भी यूज होता है कई जगह पे। ठीक है, तो वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके के सेपरेटर यूज किए जाते हैं, बट अभी हमारे काम के जो है हमारे काम की यही वाले सेपरेटर्स हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप वर्ड्स को अलग करेंगे तो आप ये वाला सेपरेटर यूज करेंगे, हाइफन वाला। क्लियर है सभी को भाई? सभी को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, यस सर। गुड। एक सेकंड रुकिएगा भाई।
ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि अभी जो हमारे टाइटल है, सबसे पहली चीज उसकी लेंथ है कि उसके कैरेक्टर्स कितने होंगे, ये चीज ध्यान रखने हैं। तो ये कैरेक्टर्स आप जो है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे कि कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, एक अच्छे यूआरएल के लिए इसको जो है आपको 255 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं होने देना है। क्लियर है भाई? इतना इतना क्लियर है सभी को कि कितने कैरेक्टर्स यस आपको? सर। ठीक है। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट है वो है कि जस्ट लाइक द पेज टाइटल एंड एसईओ फ्रेंडली यूआरएल इज शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव एंड इंक्लूड्स योर टारगेट कीवर्ड। मतलब कि जैसे एसईओ के जो टाइटल्स होते हैं, जो आपके पेज के टाइटल्स होते हैं, ठीक है, वो कितने शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव होते हैं, वैसे ही आपको जो है यूआरएल्स रखने हैं। यूआरएल भी आपका शॉर्ट होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो टारगेट कीवर्ड है वो आपके यूआरएल के अंदर होना चाहिए। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ यहाँ पर खराब यूआरएल्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं हम लोगों ने। ठीक है। अब देखिए, यूआरएल जो है आपका रीडेबल भी होना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि समझ आना चाहिए देखते ही कि क्या उसके वो क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग उसके अंदर। तो अब देखिए, कुछ यूआरएल्स हैं हमारे। ठीक है, ये यूआरएल देखिए। ठीक है, www.reliablesoft.net P165। अब देखिए यहाँ पर हमें देख के, क्या ये चीज देख के आपको कुछ समझ आ रहा है कि ये वाला जो यूआरएल है वो किस बारे में होगा? नहीं पता चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं हमें ये पता चलेगा। और ये बिल्कुल जो है बेकार यूआरएल है। जब मतलब एसईओ में इतना कंपटीशन नहीं हुआ करता था, तब इस तरीके के यूआरएल तब यूज करते थे लोग। ठीक है। और दूसरा ये वाला देखिए अब आप यहाँ पर। ठीक है, एसईओ टिप्स फॉर बिगिनर्स। अब यहाँ पर आप कहोगे सर ये यूआरएल तो ठीक है, अब यहाँ पे कमी क्या है? यहाँ पर क्या कमी है भाई? इस यूआरएल में क्या कमी है? अगर मैं बात करूं इस वाले यूआरएल की, इस वाले यूआरएल में क्या कमी है? सर इसमें वर्ड्स इकट्ठा लिख रखे हैं, बीच में बिल्कुल, स्पेस में वो नहीं दे बीच रखा में हाइफन। हाइफन नहीं है। ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये वाला मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सेपरेट करना है, देखिए एक तो ये रीडेबल नहीं है, इसका कुछ मतलब ही नहीं बनता। पब्लिश डाटा टू, ठीक है, 123121 सॉरी, ठीक है, तो ये इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो ये वाला भी एक यूआरएल बेकार है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं अच्छे एग्जाम्पल्स की, तो अच्छे एग्जाम्पल्स कहाँ कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर xyz.net DIY SEO ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। अब यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक है, डू इट योर सेल्फ एसईओ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, मतलब कि आपको खुद से एसईओ करना है। ठीक है, तो उसके लिए बिगिनर्स के लिए क्या ट्यूटोरियल है? क्लियर है? डीआईवाई का मतलब पता है ना भाई सभी को? डीआईवाई क्या मतलब है डीआईवाई का? सर भी बताया आपने, डू इट योरसेल्फ। हाँ, डू इट योरसेल्फ। ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मतलब जो आपका जो यूआरएल है वो रीडेबल रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीडेबल है प्रॉपर कि भाई डू इट योरसेल्फ एसईओ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। ठीक है। उसके बाद ये वाला, ठीक है, यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि ये एसईओ टूल्स के ऊपर है। ठीक है। तीसरा यहाँ पर ये वाला यूआरएल अगर हम लोग देखें, ये वाला यूआरएल अगर हम लोग देखें, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये भी समझ आ रहा है कि हाँ किस बारे में है। ये SEM यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में जो है यहाँ पर कुछ लिखा होगा, आर्टिकल होगा। ठीक है। सो ये बेसिकली है आपके यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन के जो पार्ट है कुछ। ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। इतना क्लियर है भाई सभी को, या फिर यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है? ओके। उसके बाद अगर हम बात क्लियर है। करें यूआरएल स्ट्रक्चर की, यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है? द यूआरएल स्ट्रक्चर शुड मिमिक द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट। मतलब कि जो आप यूआरएल का स्ट्रक्चर रख रहे हो, वहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे आपका एक्चुअल वेबसाइट का स्ट्रक्चर होगा वैसा ही आपका यूआरएल का स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब वेबसाइट के स्ट्रक्चर से हमारा यहाँ पे क्या मीनिंग है? अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए जो हमने ये वेबसाइट बनाई थी, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक ब्लॉग का मेन्यू होता। ठीक है, मेन्यू में ब्लॉग ब्लॉग नाम से एक एक सेकंड। ठीक है। सो ब्लॉग के अंदर आपको
कुछ पेजेस मिलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए हमारी एक न्यूज वेबसाइट है। सो इन न्यूज वेबसाइट वी हैव मल्टीपल कैटेगरीज लाइक स्पोर्ट्स, बिजनेस, ठीक है, पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये हमारी कैटेगरीज थी। उसके आगे अगर हमारी हो सकता है सब कैटेगरीज भी हो, ठीक है। अब तो उसके यूआरएल कैसे बनेंगे? देखिए मिमिक का मतलब क्या है कि आपके यूआरएल्स भी उसी तरीके के होने चाहिए। देखिए मैं आपको अब यूआरएल बना के दिखा रहा हूँ एक, ठीक है। मान लीजिए हमारी वेबसाइट का नाम है xyz.net। सो हमारा यूआरएल कैसा बनेगा? https://www.xyz.com, ठीक है। xyz.com हमारी वेबसाइट का जो है डोमेन नेम है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अब हमारी पहली जो कैटेगरी है या पहली डायरेक्टरी जो हमारी बन रही है वो क्या थी हमारी, कि हम लोग जो है स्पोर्ट्स में पब्लिश कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में न्यूज पब्लिश कर रहे हैं, स्पोर्ट्स, ठीक है। अब मैंने बोला था कि जो डायरेक्टरीज हैं उसको अलग करने के लिए हमें फॉरवर्ड स्लैश यूज करना होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा, कैटेगरी जो है हमारी एक डायरेक्टरी ही है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में मेरा मेरा क्या है, क्रिकेट के ऊपर मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। यहाँ पर जो है सचिन हिट्स another century, another century, century, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक परफेक्ट यूआरएल हो गया। क्लियर है ना? यहाँ पे सब कुछ समझ आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है। मतलब हम लोग वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहां पे एक फोल्डर बना हुआ है वेबसाइट के अंदर, यानी कि एक कैटेगरी बनी हुई है। उस कैटेगरी का नाम क्या है? स्पोर्ट्स। अब उस कैटेगरी के अंदर जो है मल्टीपल सब कैटेगरीज बनी हुई है, जिनमें से एक सब कैटेगरी है क्रिकेट, ठीक है। अब क्रिकेट के अंदर जो है डायरेक्टली जो है कोई न्यूज पब्लिश हो रही है, उस न्यूज का जो टाइटल है वो क्या है? सचिन ने एक और सेंचुरी हिट करी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें क्लियर पता चल रहा है कि भाई सचिन ने अभी रिसेंटली एक न्यू सेंचुरी हिट की। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि भाई 2020 2024 वर्ल्ड कप, इस तरीके का कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो आपका दिल करे। तो यहाँ जो भी प्रॉपर, मतलब दिल नहीं, प्रॉपर जो आपका उस टाइम पे मैच चल रहा होगा या उसके रिगार्डिंग, तो वो आप थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करेंगे और ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूआरएल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, हमें समझ आ रहा है कि किस बारे में ये यूआरएल है और स्ट्रक्चर क्या है हमारी वेबसाइट का। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? यस सर। ठीक है। तो ये हमारा होता है कि वेबसाइट के स्ट्रक्चर को मिमिक करना, मतलब उसी को, उसके स्ट्रक्चर, अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर के जैसा ही आपको जो है यूआरएल का स्ट्रक्चर रखना है, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ऑप्टिमाइजिंग योर यूआरएल स्ट्रक्चर मेक्स यूज ऑफ कैटेगरीज, ठीक है। आपको कैटेगरीज का यूज करना है। अच्छा, एक चीज और, कि अभी चलो वो शायद बाद में आ जाए, ठीक है। सो ग्रुप योर पेजेस इनटू कैटेगरीज टू हेल्प यूजर्स एंड सर्च इंजन फाइंड व्हाट दे वांट फास्टर। मतलब कि हम लोग कैटेगरीज की हेल्प से, जो कोई भी यूजर अगर हमारी वेबसाइट पे कुछ सर्च करना चाह रहा है, तो हम लोग जो कैटेगरी जो बना रहे हैं उसकी हेल्प से हम लोग ये उसका जो ये सर्च प्रोसेस है ये फास्ट कर देते हैं। मतलब उसको इजीली हमारे वेबसाइट पे कुछ भी कंटेंट मिलने लग जाता है। क्लियर है भाई सभी को? सर दोबारा बताना एक बार ये। मतलब अगर आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर नीट एंड क्लीन बनाएंगे, अपने यूआरएल का स्ट्रक्चर नीट एंड क्लीन बनाएंगे, कैटेगरीज नीट एंड क्लीन बनाएंगे, तो उससे क्या है कि आपके यूजर को आपकी वेबसाइट पे कंटेंट ढूंढना बहुत इजी लगेगा, राइट? ये पॉइंट यस बहुत, सर, क्लियर है। हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इट्स लाइक हैविंग अ वेयर हाउस विद लोड्स ऑफ अनकैटेगराइज्ड आइटम वर्सेस अ वेयर हाउस विद ऑल द आइटम्स असाइन टू अ डेडिकेटेड कैटेगरी। मतलब कि ये एक तरीके का, अगर हम लोग कैटेगरीज का प्रॉपर यूज कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से काम करता है, एक ऐसे वेयर हाउस की तरह, जहां पर एक एक आइटम को हम लोगों ने एक एक, मतलब डेडिकेटेड कैटेगरी असाइन की गई है, जिससे पता चल रहा है कि ये जो है इस कैटेगरी का सामान है, दूसरा दूसरा जो आइटम है वो इस कैटेगरी का सामान है। तो ये क्लियरली पता चल रहा है और वो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है यूआरएल स्ट्रक्चर में यू कैन हैव सब कैटेगरीज एज वेल, बट मतलब देखिए, अब सब कैटेगरीज आप जितनी मर्जी यूज कर सकते हो,
कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि दो सब कैटेगरी यूज करो, तीन सब कैटेगरी यूज करो, चार सब कैटेगरी यूज करो, कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जितनी ज्यादा कैटेगरीज और सब कैटेगरीज आप यूज करोगे, एक तो कैरेक्टर की लेंथ या यूआरएल की लेंथ कैरेक्टर वाइज वो बढ़ रही है, राइट। और हमारी जो लेंथ है जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, वो कितनी की थी डिस्कस, कितनी होनी चाहिए? 255। 255 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो हम लोगों का जो यूआरएल है वो एक तो 255 कैरेक्टर से ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी चीज क्या है, अब आप खुद सोचिए कि आपको एक ऐसे घर में छोड़ दिया जाए, मतलब एक आपको ऐसे घर के दरवाजे पे छोड़ दिया जाए कि रूम तक जाने के लिए आपको 10 दरवाजे और खोलने पड़े, ठीक है। और एक ऐसे रूम में छोड़ दिया जाए जहां दो तीन मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में बना हुआ है, और दो तीन रूम्स के बाद, दो तीन डोर्स के बाद आपका शायद रूम आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से समझिए कि भाई जितना आप यूआरएल, जितना आप क्रॉलर को अंदर डीपली लेके जाना चाहोगे, उतना ही ज्यादा वो नेविगेशन उसके लिए टफ होगा, ठीक है। तो आपको ट्राई ये करना है कि आपको जो मैक्सिमम यूआरएल के स्ट्रक्चर में जो मैक्सिमम आपको कैटेगरीज रखनी है, कैटेगरीज का लेवल रखना है, वो दो रखना है। दो से ऊपर जो है वर्स्ट सिनेरियो में आप तीन रख लीजिएगा, बट तीन से ऊपर मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। ट्राई कीजिए कि दो में निपटा दो। मतलब आपकी जो वेबसाइट के कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी, फिर दूसरी उसके अंदर की सब कैटेगरी, उसके बाद डायरेक्ट आर्टिकल आना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर एक और कैटेगरी नहीं डालनी आप। क्लियर है? ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए हमारी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली वेबसाइट थी, अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक कैटेगरी, फिर उसके बाद दूसरी सब कैटेगरी, और दैट्स इट। उसके बाद डायरेक्टली न्यूज का लिंक। ऐसे ही अगर हमारी एजेंसी का नाम है, एजेंसी का लिंक बनाते हैं, एक एजेंसी www. dmworld.com, ठीक है, dmworld.com, जहां पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड न्यूज वगैरह पब्लिश की जाएगी, ठीक है। सो उसके बाद अब यहाँ पर हम लोगों की जो पहली कैटेगरी, मेन कैटेगरी होगी, वो क्या हो सकती है? वो हो सकती है सोशल मीडिया। मतलब कि हम लोगों ने एक कैटेगरी बनाई है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, सारे जो कैरेक्टर्स है वो स्मॉल में आएंगे, सोशल मीडिया, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश सोशल मीडिया के बाद क्या हो सकता है आपका? सोशल मीडिया में भी हम लोग किसके ऊपर लिख सकते हैं? फेसबुक के ऊपर, फेसबुक, ठीक है। अब फेसबुक, फेसबुक लॉन्चेस न्यू एआई फीचर इन चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, ठीक है। तो ये क्लियर पता चल रहा है कि ये देखिए, अब यहाँ पर हमारा जो कितने हमारे जो है कैटेगरीज बन रही है, हमारी यहाँ पे दो कैटेगरीज बन रही है, सोशल मीडिया और फेसबुक। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें कैटेगरी और सब कैटेगरी जो है ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखनी, हमें जो है लिमिटेड कैटेगरी और सब कैटेगरी रखनी है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा भाई सभी को। यहाँ तक में किसी का भी कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें वर्डप्रेस में ये सारे ऑप्शंस हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो वर्डप्रेस की तरफ एक बार चलते हैं। इतना क्लियर है ना भाई सभी को? यहाँ तक में किसी का कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर है में? सर। ओके, ठीक है। तो अभी मैं वेबसाइट के अंदर हूँ जैसे यहाँ पे, ठीक है। सो अभी यहाँ पर पहली चीज जो आपको सबसे पहली सेटिंग करनी है, वो कहाँ पर करनी है? देखिए, वेब वर्डप्रेस में मैं लॉगिन हो जाऊँ एक बार, लॉगिन है, ठीक है। सेटिंग्स में जाना है आपको, परमालिंक्स दिखाई दे रहा है? परमालिंक्स, यस सर। इस पेज को ओपन करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे तो अब आपसे पूछ रहा है कि बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी पोस्ट पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, सो किस तरह से आप जो है यहाँ पर पोस्ट का यूआरएल चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास काफी सारे ऑप्शंस है। देखिए, जो मैंने अभी आपको यूआरएल दिखाया था, प्लेन, ठीक है, जिसमें P123 दिखा रहा है, देखिए,
ठीक है, उसके बाद डे एंड नेम, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, डेट आएगी कि किस डेट को आप ये कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका पोस्ट का नेम आएगा, ठीक है। तो हमें ये वाला भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि हमारा 255 कैरेक्टर्स वेस्ट हो रहे हैं एक तरीके से, राइट, ठीक है। और जो ये डे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये मतलब एक्स्ट्रा डायरेक्टरीज भी ऐड कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसके अलावा मंथ एंड नेम, मंथ एंड नेम का मतलब क्या है कि सिर्फ मंथ और नेम आएगा, मतलब 2024/7, ठीक है। तो हमें ये भी नहीं चाहिए न्यूमेरिक, मतलब मतलब आपकी जो पोस्ट है उसको न्यूमेरिक वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट का नेम, हमें ये वाला जो है सबसे बेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो यही वाला हमें चाहिए यूआरएल, ठीक है। और हम लोग जो है इसी के ऊपर सेटिंग करके चलेंगे। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है। अगर आपको ज्यादा है तो आप यहाँ पर एक चीज और डाल सकते हो कस्टम में, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी और डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या डालना चाह रहा हूँ, कैटेगरी, ठीक है। तो मैं ये भी डाल सकता हूँ, मतलब कैटेगरी फिर उसके बाद पोस्ट का नाम। क्लियर? तो इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हो इसकी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर पोस्ट वाले सेक्शन में जाऊँ, मान लीजिए मैं ऑल पोस्ट पे जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो हम लोगों ने हम लोग एडिट करते हैं, अब यहाँ पर भी आपको यूआरएल की सेटिंग्स मिलेगी कि यूआरएल कैसे आपको सेट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो वो आप कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे स्लग का, दिखाई दे रहा है। या तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने योस्ट एसईओ प्लगइन नहीं डाला है तो कहाँ से करेंगे, देखिए एक सेकंड, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद यूआरएल वाला ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो इस यूआरएल को। क्लियर है? क्लियर है भाई सभी को कि यूआरएल कहाँ से देखना है, कैसे देखना है? यस सर। यहाँ तक में अब किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। ये स्लग हो गया या यूआरएल हो गया, या फिर वहां पर जो है परमा लिंक लिखा हुआ था, ये सारी एक ही चीज है, ये चीज ध्यान रखिएगा सभी। भाई यूआरएल वाले पार्ट में कोई भी किसी को इशू है, कुछ भी कुछ पूछना हो? नो सर, क्लियर है। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। अगला जो पार्ट थोड़ा सा जो है आप यूआरएल के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यूआरएल स्ट्रक्चर के बारे में कि यूआरएल का क्या स्ट्रक्चर होता है और उसकी क्या क्या टर्म होती है, एक 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 टर्म, यूआरएल स्ट्रक्चर, ठीक है। पार्ट्स ऑफ अ यूआरएल, देखिए ये आपको यूआरएल का पार्ट एक एक पार्ट मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा डीपली, ठीक है। हो सके तो इसमें लगभग सारा कुछ ही लिखा हुआ है। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, तो ये इस तरीके का एक यूआरएल है, ठीक है। इसको हम लोग एक काम करते हैं अभी, तो क्लास एंड होने वाली है, ठीक है। क्लास जब दोबारा से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है इसको अच्छे से स्टडी करेंगे कि यूआरएल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए कहीं पे भी कुछ भी, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जो है अभी पढ़ लेंगे।
ओके। देखिए गूगल की यूआरएल स्ट्रक्चर गाइडलाइंस भी आप पढ़ सकते हो एसईओ के लिए, तो ये भी आपकी आप पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स इन यूआरएल, ठीक है, लोकलाइज कीवर्ड्स इन यूआरएल, ठीक है। उसके बाद आपका, ठीक है, यूज UTF-8 एज नेसेसरी फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग एग्जांपल यूसीएस फॉर अरेबिक कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर आपके अरेबिक कैरेक्टर्स हैं यूएस उसमें, तो आप UTF-8 एनकोडिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो है इन्होंने लिखे हुए हैं कि भाई क्या क्या। अब यहाँ पर ये सारे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। जितना ज्यादा यहाँ पर अच्छे से पढ़ लोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी यूआरएल्स को समझने में एसईओ के लिए। ठीक है, कैलेंडर इश्यूज अ डायनेमिक जनरेटेड कैलेंडर माइट जनरेट लिंक्स टू फ्यूचर एंड प्रीवियस डेट्स विद नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्टार्ट और एंड डेट्स फॉर एग्जांपल दिस। ठीक है, तो ये चीजें आपको अलाउड नहीं है। कॉमन इश्यूज रिलेटेड टू यूआरएल्स, क्या क्या यूआरएल से रिलेटेड इश्यूज हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, मैं कहोगे तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर देता हूँ, चलो। ठीक है, चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आप पढ़ लीजिएगा जब भी आपको फ्री टाइम मिले। ठीक है, ये मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दिया, जब भी आपको फ्री टाइम मिले ये रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से पढ़ लीजिएगा यूआरएल के रिगार्डिंग, एसईओ के। ओके, तो ये आप ट्राई कीजिएगा कि सर ये फ्री गूगल टाइम। ने इशू कर रखे हैं। क्या बोल रहे हो? सर ये गूगल ने इशू कर, ये हाँ, गूगल ने इशू। देखो आपके एसईओ के जितने रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, जितने भी, ठीक है, वो सारे गूगल के पास से ही आए हुए हैं। देखिए ये एसईओ फंडामेंटल ये पूरा गूगल सर्च सेंट्रल का ही है। आप सारे रूल्स यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैंने कैनोनिकलाइजेशन के बारे में पढ़ाया था, ये रहा कैनोनिकलाइजेशन। ठीक है, आपको मैंने क्रोलर, मैंने साइट मैप के बारे में पढ़ाया था, ये रहा। क्रोलर मैनेजमेंट आपका जो है सर्च कंसोल के अंदर होता है। ठीक है, robots.txt मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, उसके बाद कंटेंट के ऊपर क्या क्या मेटा डाटा रखना है, ये मैंने हम लोगों ने कुछ चीजें देख ली है, कुछ एडवांस लेवल की चीजें हैं वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके रैंकिंग एंड सर्च अपीयरेंसेस, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एआई ओवरव्यूज, बाय लाइन डेट्स, ठीक है, फेवाइकन्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी गूगल खुद ही प्रोवाइड आपको कर रहा है। ठीक है, ये मैं खुद से नहीं दे रहा हूँ, ये गूगल ने ही प्रोवाइड की हुई है सारी चीजें, बस आपको पढ़नी है। क्लियर है? ओके सर। हाँ। सर मैं ना अगली क्लास नहीं लगा पाऊंगा, मैं कल ही क्लास लगाऊंगा। क्या